संसद के बाहर मीडिया से बात की है, वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं पी चिदम्बरम, जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या सवाल उठाए हैं। मनरेगा को लेकर सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो इस पर किसी तरह की संसद में चर्चा नहीं कराएगी, लेकिन विपक्ष इसकी मांग कर रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी इसकी मांग कर रही है। उधर अभिभाषण के दौरान वीबी राम जी, विकसित भारत जी राम जी योजना, जो सरकार नई योजना लाई है मनरेगा की जगह, उसकी बातें जब हो रही थी, उस दौरान मनरेगा को लेकर जो टिप्पणी की गई राष्ट्रपति के अभिभाषण में, उसको लेकर बड़े सवाल उठाए हैं कांग्रेस पार्टी ने और कहा गया उस योजना को खामियों की वजह से उसको खत्म किया गया, जबकि उसको खत्म करने के पीछे कुछ और कारण है। तो पी चिदम्बरम को भी हम सुनेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार घिरी नजर आ रही है और सरकार चर्चा कराने से भी मना कर रही है। लेकिन चर्चा को विपक्ष चर्चा के लिए लगातार जोर डाल रहा है और किस तरीके से इस मुद्दे को बजट सत्र में ये हावी रहने वाला है, ये भी उससे समझ में आ रहा है। तो चिदम्बरम का ट्वीट भी देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने, और सीधे लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि विकसित भारत जी राम जी यानी ग्राम जी योजना कानून लागू किया गया है। इस सुधार से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। गलत मैडम राष्ट्रपति, हाल के सालों में मनरेगा के तहत एक परिवार को औसतन 50 दिन का रोजगार मिला है। यह मांग की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि पर्याप्त फंड नहीं दिया गया। 50 दिन का औसत जादुई तरीके से 125 दिन कैसे हो जाएगा? क्या सरकार 2024-25 और 2025-26 में दिए गए पैसे का 2.5 गुना पैसा देगी? 125 दिन कोई गारंटी नहीं है, यह एक भ्रम है। 125 दिन पर ही क्यों रुके? यह एक खोखला वादा है। आप चाहें तो साल में 365 दिन की गारंटी दे सकती हैं। तो ये उसमें जो मनरेगा को खत्म करने के पीछे बताया गया कि 50 दिन का रोजगार मिला है, और फंड की कमी तो मनरेगा में लगातार उस पर चर्चाएं होती थी, राज्य सरकारें अपना मांगती थी, उसकी मांग करती थी, और यहाँ हर बजट सत्र से पहले उसको लेकर राज्यों के वित्त मंत्री मिला करते थे। लेकिन यहाँ कुछ जो गलत तथ्य बताए गए हैं अभिभाषण में, उसको रेखांकित किया है पी चिदम्बरम ने। हाँ, पी चिदम्बरम ने सख्त आपत्ति जताई है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो कहा, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो विकसित भारत जी ग्राम जी जो कानून लागू किया गया है, इस सुधार से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। चिदम्बरम का सवाल यह है कि जब सरकार मनरेगा में बजट दे ही नहीं रही थी और बजट ना मिलने की वजह से औसतन जो है 50 दिन का रोजगार एक व्यक्ति को मिला, तो क्या सरकार 2.5 गुना बजट का एलोकेशन करेगी? जो आप कह रही हैं 125 दिन की गारंटी मिलेगी, तो 125 दिन की गारंटी कैसे पूरी होगी? जो 100 दिन की गारंटी थी वो तो सरकार ने पूरा की नहीं, और अब आपने जो है सरकार की बाध्यता भी खत्म कर दी है कि सरकार जो बाध्य है रोजगार देने के लिए। पहले तो सरकार बाध्य थी रोजगार देने के लिए, सरकार की रोजगार कानूनी अधिकार था, कानून अधिकार था। अब कानून अधिकार तो रहा नहीं, आपने वो खत्म कर दिया। फिर आप गारंटी किस बात की देंगे? अब मोदी जी की गारंटी मोदी जी खुद मानने को तैयार नहीं है, तो मोदी जी की गारंटी है या किसकी गारंटी है? अब सवाल ये उठाया, तो यही चिदम्बरम ने सवाल उठाया है कि भाई राष्ट्रपति महोदया ने जो वहाँ बातें रखी अपने अभिभाषण में, चूंकि सरकार का लिखा हुआ होता है तो राष्ट्रपति तो वही बोलेंगी, लेकिन जो उन्होंने दावा किया कि 125 दिन का इससे रोजगार की गारंटी मिलेगी, उस पर चिदम्बरम ने साफ साफ सवाल उठाया है कि क्या सरकार जो है 2.5 गुना पैसा देगी, और ये 125 दिन की गारंटी नहीं है बल्कि एक भ्रम है। और अगर आप कह रही हैं कि 125 दिन के रोजगार की आप गारंटी देती हैं, तो ये खोखला वादा है। आप चाहें तो साल में 365 दिन की भी गारंटी दे सकते हैं। तो अगर आप गारंटी दे ही रही हैं तो 125 दिन की 365 दिन की दे दीजिए, क्योंकि देना तो है नहीं रोजगार, गारंटी ही देनी है, तो गारंटी देनी है तो गारंटी दीजिए, रोजगार मत दीजिए। जी बिल्कुल। उसके लेकर चूंकि मनरेगा को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए कि ये रोजगार की गारंटी वाली योजना थी, जबकि उसको हटा दिया गया है और नई योजना में किसी तरह की गारंटी नहीं है। योजना से किस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, वो भी, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और इसीलिए इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक अभियान छेड़े हुए है। लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार से इस योजना को वापस लाने की मांग की जा रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं। उधर कांग्रेस के ही सांसद इमरान मसूद ने भी इसको लेकर टिप्पणी की है और सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसको भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जो कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं।
और उनके उन बयानों पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और सीधे सीधे जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद के बाहर तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन संसद के भीतर या जहां सर्वदलीय बैठक होती है वहां जाने से कतराते रहते हैं। तो पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा है संसद परिसर में, संसद के भीतर नहीं बल्कि संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में, उसको सुनते हैं। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा। और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है। और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है। और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये तो वहां पर बजट सत्र की बात कर रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण की भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में गलत तथ्य पेश किए गए हैं। और जैसा बताया आपने जी ने कि उसमें वो सरकार की ही बात होती है, जिसका जो लिखा हुआ होता है उसको राष्ट्रपति वहां पर संसद के दोनों सदनों में उसको पढ़ती हैं। अभिभाषण जिसको कहा जाता है हर सत्र के से पहले ये होता है। तो उस अभिभाषण में ये अपेक्षा नहीं की जाती, संसद में वैसे भी गलत तथ्य गलत बयानी की अपेक्षा नहीं की जाती है और कार्रवाई भी होती है। उनको अगर कोई गलत तथ्य वहां पेश करता है तो उसको कार्रवाई से भी निकाला जाता है। लेकिन बहुत गंभीर मामला यह है कि अगर राष्ट्रपति ही अपने अभिभाषण में गलत तथ्य दे रही हैं तो फिर उसका क्या होगा। और इस वही सवाल उठाया है पी चिदम्बरम ने, उसको लेकर कि मनरेगा को लेकर जो तथ्य पेश किए गए हैं वो गलत हैं, वो झूठे हैं। क्या कह रहे हैं इमरान मसूद, सुनते हैं उनको भी। मनरेगा को लेकर क्यों हटाया गया, साजिशन हटाया गया या फिर कोई जरूरत थी उसको हटाने की, उसको लेकर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी बातें जब वो करते हैं तो ये हम लोग पूछते हैं कि संसद में भी वो तमाम सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो क्या कुछ ये है, जयराम रमेश ने ट्वीट किया हुआ है, अंग्रेजी में ये ट्वीट है और इसका मतलब ये है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। वो आखिरी समय में विधेयक पेश कराएंगे और आवश्यक विधायी जांच पड़ताल
सवाल के बिना उन्हें संसद में बुलडोजर से पास करवा लेंगे। वो संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले वो संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ देश के नाम संदेश देंगे। आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले का हिस्सा है। यानी वहां पर मोनोलॉग करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा आगे रहते हैं। जहां डायलॉग की बात होती है, यानी संवाद की बात होती है, जहां सवाल और जवाब देने होते हैं, उस हर मंच से प्रधानमंत्री गायब मिलते हैं। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जहाँ भी जिम्मेदारी की बात आती है, जहाँ जवाबदेही की बात आती है, मतलब जहाँ दायित्व की बात आती है, वहाँ प्रधानमंत्री गायब मिलते हैं। ये जयराम रमेश का कहना। वो बता रहे हैं कि जो सर्वदलीय बैठकें होती हैं प्रधानमंत्री उसमें भी नहीं आएंगे। राष्ट्रीय मसलों पर जो है सर्वदलीय बैठक में चर्चा होती है और नीतियां तय होती हैं, प्रधानमंत्री उसमें भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री संसद में भी नहीं आएंगे और प्रधानमंत्री जो है वो जाकर संसद के बाहर जो है वो भाषण देंगे इस तरीके से। तो आज का जो भाषण है वो उसी की प्रक्रिया का एक हिस्सा प्रधानमंत्री का भाषण का है। और ये भी कई बार देखने में आया है, विपक्ष ने कई बार सवाल भी उठाया है कि संसद के भीतर भी जब उनको खुद को बोलना होता है उतनी देर बोलने के लिए आते हैं, सांसदों की बातें सुनने के लिए नहीं। यहाँ तक कि वो जब पहला ही सत्र था इस नई लोकसभा का, उसमें कोई तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, शायद महुआ मोइत्रा थी, उन्होंने तो वो बोलने लगी, वो उठकर चलने लगे तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं रुके। हाँ फिर भी नहीं रुके। और कहा भी उन्होंने कि हमारे कृष्णनगर में तो एक दो बार आके आप जो चुनाव के दौरान के सभा करते तो यहाँ भी सुन लो भाई कृष्णनगर की बात थोड़ी सी, तो काहे नहीं सुनते होते कि प्रधानमंत्री उठकर चले गए। तो प्रधानमंत्री से अपना भाषण देने आते हैं, उठकर चले जाते हैं। पता नहीं, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मेरा सामना नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री सामना नहीं कर सकते हैं राहुल गांधी का, इसलिए संसद में नहीं आते हैं। क्या है पता नहीं, बहरहाल लेकिन संसद में नहीं आते हैं। जो जयराम रमेश कह रहे हैं उनका भी आरोप यही है। बिल्कुल, संसद में आते नहीं है। और यहां तक कि प्रधानमंत्री शायद रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं। रिकॉर्ड यह भी है कि प्रधानमंत्री को संसद में बुलवाने के लिए यहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड है समीर जी कि 70 सालों में कई रिकॉर्ड बनते हैं। पहली बार रिकॉर्ड ये भी है कि 9वीं बार जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पे जो है महिला वित्त मंत्री के तौर पे बजट पेश कर रही हैं। ये भी रिकॉर्ड है। और ये भी रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री जो है 70 सालों में सबसे कम सदन के अंदर आने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनको सदन में बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, तब जाकर वो आते हैं, तब जाकर वो सवालों के जवाब तब भी नहीं देते हैं। 1.5 घंटा या बोल लेते हैं, और जब विपक्ष वॉकआउट कर जाता है तब उनको लगता है कि अरे इस सवालों के जवाब भी देने हैं, तो सिर्फ नाम मात्र के लिए उस सवाल पर आते हैं जिस सवाल पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जी बिल्कुल, पिछली लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद में बुलाने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जबकि विपक्ष को पता था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरना है। चूंकि बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, उसके बावजूद लेकिन प्रधानमंत्री आए भी और मणिपुर पर बोलने से जब तक विपक्षी नेता वहां बैठे रहे उस पर कतराते रहे। खैर, ये तो बातें हैं, रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। पर संसद में गलत बयानी जो अगर होती है वो एक बहुत गंभीर मसला है और ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी सरकार की तरफ से। अब वो तो उन चीजों को तो कार्यवाही से हटाया भी नहीं जा सकता है। खैर, इसको लेकर जो मनरेगा पर जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान बातें कही हैं और मनरेगा को हटाए जाने के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, उस पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। खड़गे जी को संभालना चाहिए, बताना चाहिए, वो खुद जाके नारे लगाए थे। ये ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई मतलब हमारा मनरेगा एजेंडा है, आपने गरीबों की रीढ़ तोड़ दी है, तो हम बोलने पर भी पाबंदी हो जाएगी क्या? क्या आप कुछ भी आपने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण पुराने डब्बे में, वो नए डब्बे में नई पैकिंग कर करके पुराना सामान बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ है? तो हम मनरेगा के ऊपर हमने बोला, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। अजीत पवार फुल स्टेट ऑनर्स के साथ उनका लास्ट राइट्स परफॉर्म की जाएगी। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। निश्चित रूप से बहुत तकलीफ हुई। पवार साहब का जाना एक अच्छा डायनेमिक लीडर था, और इस तरह से जाना बहुत ही तकलीफ दे है।
तो ये मनरेगा को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी उसमें गलत बयानी की गई है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। मनरेगा पर वैसे भी चर्चा की मांग कर रहा है, सरकार नकार चुकी है, लेकिन चर्चा की मांग जारी है और पूरे देश में इस योजना को हटाए जाने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी हो रहा है और लोकसभा में भी आज इसकी मांग हुई है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई है। पर मनरेगा एक ऐसा मुद्दा बन गया है, उसमें एक तो रोजगार की गारंटी, दूसरे महात्मा गांधी, जी हाँ, सीधे 1 फरवरी को जिस दिन बजट पेश होगा उसी दिन असेंबल होगी लोकसभा। अभी वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे टेबल पर रख दिया, उसके रखने के बाद स्थगित हो गई लोकसभा और अब वो सीधे 1 फरवरी को आएगा रविवार को, जिस दिन वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगी, तो 1 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि रविवार को बजट पेश होगा, लेकिन तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा की कार्यवाही और जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बार फिर सरकार ने नकार दिया है। मनरेगा को क्यों हटाया गया, मनरेगा पर चर्चा करने की बात विपक्ष की नकार दी गई है, लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है। बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जब बजट सत्र के दौरान जब बजट पर चर्चा होगी, क्या इन सारे मुद्दों पर चर्चा की अनुमति मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन इसमें मनरेगा को लेकर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में गलत तथ्य आए हैं, वो एक और बड़ा मुद्दा अब बन गया है। बिल्कुल समीर जी, वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। हालांकि उसमें राष्ट्रपति की गलती इसलिए नहीं है कि जो लिख के दिया जाएगा बोला जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति जो हैं वो जो केरल के गवर्नर ने नज़ीर स्थापित की या कर्नाटक के ने की या तमिलनाडु के ने की या बंगाल के ने की, तो वैसी नज़ीर भी स्थापित राष्ट्रपति कर सकती थी कि आपने लिख के दिया, तथ्य गलत है, हम नहीं पढ़ते। लेकिन राष्ट्रपति चूंकि संविधान से बंधी हुई है तो वो सरकार ने जो लिख के दिया वो पढ़ा उन्होंने। गवर्नर्स जो है वो संविधान से चूंकि बंधे हुए नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा छूट होती है, यही कहा जा सकता है। तो गवर्नर कुछ भी कर सकते हैं। तो 4 राज्यों के गवर्नर्स ने इस तरीके से किया, लेकिन राष्ट्रपति संविधान से बंधी हुई है तो उन संविधान के तहत जो उनको लिख के दिया गया वो पढ़ दिया उन्होंने सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, उसको लेकर पढ़ा। लेकिन अब ये इस मुद्दा पहले से ही मनरेगा को हटाना, खत्म करना, रोजगार की गारंटी खत्म करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसमें भी मनरेगा को लेकर जो गलत तथ्य दिए गए हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में, वो भी एक बड़ा मुद्दा अब बन गया है। और इन सारे मुद्दों पर अब देखना है कि क्या कुछ इस पर संसद में चर्चा होती है, क्योंकि बजट सत्र में बजट पेश होगा और अब तो स्कोप खत्म हो गया है, क्योंकि सीधे अब जिस दिन बजट पेश होना है उसी दिन अब लोकसभा असेंबल होगी, यानी 1 तारीख तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद जब बजट पर चर्चा होगी फिर क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाएगा जरूर और अब उसमें एक और नया मुद्दा जुड़ गया है, गलत तथ्यों को शामिल करना राष्ट्रपति के अभिभाषण में। और इधर जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की कल जो दुखद मृत्यु हुई है एक बड़ी विमान दुर्घटना में, जिसमें उनके साथ 4 और लोगों की जान गई, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। और आज इस समय अजित पवार का उनके बारामती में उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। बहुत सारे लोग उसमें जुटे हुए हैं और पूरा महाराष्ट्र में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह, तमाम लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी जुटे हुए हैं। उनकी मृत्यु पर लोग दुख जता रहे हैं। दूसरी ओर इस हादसे पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में ही शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी सवाल उठाया है और उन कई विमान हादसों का जिक्र किया है, कहा है कि इन सब की जांच होनी चाहिए। जांच में पिछली दुर्घटनाओं में भी जांच में कुछ नहीं आया, लेकिन जांच होनी ज़रूरी है। उसमें निकल कर सामने जो रिपोर्ट है वो आनी चाहिए कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। सुन लेते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसका रिपोर्ट नहीं आया। एयर इंडिया जो मैंने ये कहा कि अब तक इतने एक्सीडेंट हो गया है चार्टर्ड फ्लाइट के या कमर्शियल फ्लाइट के, अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन कुछ सामने आया है? इतना बड़ा हादसा, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का उसमें निधन हो गया। हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई गई, डीजीसीए ने एक टीम बनाई, क्या हो गया आगे? चार्टर्ड फ्लाइट के इतने हादसे हो गए, इतने लोग मारे गए। हाँ, डीजीसीए हर बार इन्वेस्टिगेशन की घोषणा करती है, क्या हो गया? हमारे सामने कुछ तथ्य और सत्य तो आना चाहिए जनता के सामने। अजित पवार जैसा
एक कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, लोकप्रिय नेता, कल इस प्रकार से विमान हादसे में उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश सदमे में है। कैसा हो गया? उसमें क्या टेक्निकल गड़बड़ी थी, ये सामने आना चाहिए। अगर फ्लाइट में टेक्निकल गड़बड़ी है, रडार सिस्टम में गड़बड़ है, और क्या है, एयरपोर्ट पर है, उस बारे में देश के सामने, जनता के सामने सिर्फ श्रद्धांजलि हम देंगे, प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, गृहमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रपति श्रद्धांजलि देंगे, मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा? एक्सीडेंट अगर हो गया है और तांत्रिक कारणों से हो गया है तो वो कारणों का पता लगाना पड़ेगा हम सबको। कंपनी को 2 साल हो गया है तो वहाँ पर उसके जो कारण है, वजह है, क्यों कैसे क्रैश हुआ है, उसकी सारी जानकारी, उसकी जांच होनी चाहिए और उन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। पिछले हादसों का भी जिक्र कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत गमगीन माहौल है। वहाँ उनकी मृत्यु से बहुत सारे लोग दुखी हैं। कल से ही तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस समय उनका अंतिम संस्कार बारामती में हो रहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने एक ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले और बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और कहा, क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आप ट्वीट देख रहे हैं। लिख रहे हैं वो कि एनडीए शासित राज्य के एक मौजूदा डिप्टी सीएम का दुखद रूप से एक एयर क्रैश में निधन हो गया और प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जहमत भी नहीं उठाई। इसके बजाय उन्होंने आज संसद के बाहर मीडिया को राजनीतिक भाषण देना ज्यादा जरूरी समझा। अपने ही सहयोगी और संसद के लिए जरा भी सम्मान नहीं, ये उन्होंने सवाल उठाया है और उसको साकेत गोखले ने तृणमूल कांग्रेस के साथ। हाँ बिल्कुल समझिए, साकेत गोखले ने बहुत गंभीर सवाल उठाया है और प्रधानमंत्री तो जो पंडित नेहरू को भी याद रखते हैं कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। जबकि पंडित नेहरू तो गए थे। तो जब प्रधानमंत्री को इतना याद रहता है कि साहब सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई थी तब पंडित नेहरू नहीं गए थे उनके अंतिम संस्कार में, लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने ही सहयोगी के अंतिम संस्कार में नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर साकेत गोखले सवाल उठा रहे हैं और ये तमाम राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चा हो रही है। कल भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि अजीत पवार जो थे वो जन नेता थे और जाने क्या क्या थे, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भी प्रधानमंत्री नहीं लगाया था अजीत पवार के ऊपर। उस पे आज तक ना माफी मांगी ना अपना आरोप वापस लिया है। तो प्रधानमंत्री की संवेदना को लेकर बार बार समीर जी सवाल उठते रहते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत संवेदनहीन व्यक्ति हैं। ये आरोप विपक्ष अक्सर लगाता रहता है। तो साकेत गोखले का भी आरोप यही है एक तरीके से कि प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ राजनीति है और संवेदनहीनता उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। जी बिल्कुल, एक बहुत ही उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री को जब वहाँ होना चाहिए वो संसद में भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इधर जैसा अभी संजय राउत भी कह रहे थे कि हादसे की जांच होनी चाहिए, हादसे की जांच की मांग कल से ही लगातार हो रही है और कल ही डिप्टी जो महाराष्ट्र के दूसरे डिप्टी सीएम हैं यानी एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी इसकी मांग की थी। आज भी उन्होंने बयान दिया है और क्या कुछ कहा है। हालांकि जो षड्यंत्र की बात है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि उस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल उन्होंने ही सबसे पहले ये बात कही थी। सुनते हैं आज क्या कहा है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। एक्सीडेंट हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, उसमें 6 जाने गई है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना ये उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और शरद पवार साहब ने अभी खुद ही मीडिया के सामने उनकी बातें रखी है, ये भी सबको पता है। इसलिए मैं इसका इतना ही कहूँगा कि इसका राजनीतिकरण ना हो, इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ये संवेदनशील घटना हुई है। यह महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा एक आघात है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हादसा है। इसलिए ये हादसे के साथ कोई राजनीतिक खिलवाड़ ना करे। तो राजनीतिक खिलवाड़ न करे। हालांकि कल उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पर ये दुर्घटना है, लेकिन वही बात बार बार हो रही है कि दुर्घटना है, लेकिन ये इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं तो उनके जांच तो होनी ही चाहिए। क्यों हो रही हैं वो सारी बातें सामने आनी चाहिए और अगर कहीं कुछ साजिश है तो उसका भी पता लगना चाहिए।
हाँ बिल्कुल, अगर कोई साजिश है तो उसका पता लगना चाहिए, और साजिश की अगर बात उठ रही है तो भी, और अगर साजिश नहीं भी है तब भी ये स्पष्ट होना चाहिए कि जो शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो ठीक नहीं है, साजिश नहीं है इसमें। तो जांच तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो आवश्यक है समीर जी, कि भाई आपको इसकी जांच करानी चाहिए। अब सरकार जांच कराती है नहीं कराती है सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन अभी तक ये कहा भी नहीं गया है कि सरकार जो है जाँच नहीं कराएगी, या तो सरकार ये कह देगी जाँच नहीं कराएगी। तो जाँच तो होगी, लेकिन अगर सरकार पहले ही घोषणा कर देगी इसकी जाँच होगी, तो कम से कम जो एक शंकाएं उठ रही हैं वो शंकाएं जो हैं वो फिर नहीं उठेंगी, और फिर जांच का पूरी होने का इंतजार किया जाएगा। बिल्कुल। और इधर समाजवादी पार्टी के नेता हैं पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, दुखद घटना है, इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लगातार हो रही हैं, और उनमें वीआईपीज के मारे जाने की खबरें आ रही हैं, तो फिर इसकी सम्यक जांच होनी चाहिए, उस तकनीकी तौर पर भी और तमाम दूसरे पहलुओं को लेकर। सुनते हैं रविदास मेहरोत्रा को क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मौत हो गई थी, उसकी भी जांच में क्या रिपोर्ट आई, सरकार ने जनता को बताने का काम नहीं किया। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की मौत हो गई है, इसकी किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए कि ये घटना क्यों हुई है। उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की उड़ान से पहले उस जहाज की तकनीकी जांच हुई कि नहीं हुई, और उड़ान की भरने की अनुमति किसने दी, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय होना चाहिए। इन दुर्घटनाओं के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग खिलाफ होते हैं उन लोगों की जब मौत होती है तो ये एक साजिश मानी जाती है। तो ये आशंका है कि विजय रूपानी के बाद अब अजीत पवार की भी भाजपा की सरकार ने साजिश करके ये घटना करवाई हो। इसकी जांच होनी चाहिए, और इस जांच में कौन जिम्मेदार पाया गया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर कोई साजिश है, तकनीकी खामी है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर साजिश उसमें पता चलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार ये बातें उठ रही हैं। कल ही कहा था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी, तमाम दूसरे नेताओं ने भी, और ये मांग हो रही है। और खुद कल जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी कहा था। हाँ, आज ज़रूर ये कह रहे हैं कि उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर जांच से इनकार तो नहीं कर रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो बेशक इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर जांच तो होनी चाहिए। और ममता बनर्जी भी राजनीति करने की बात थोड़ी कह रही है, ममता बनर्जी भी कह रही है कि जांच होनी चाहिए। सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, तो जांच जो है वो बिल्कुल होना चाहिए। और हालांकि जो डीजीसीए है उसका बयान आ गया है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, तो ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसको लेकर जांच की बात तो सभी तो सही है। लालू प्रसाद यादव ने भी कल इसकी मांग की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इसकी मांग उठाएंगे, बल्कि उन्होंने तो ये तक कहा कि संसद में हम इसकी जो मांग उठाएंगे। और इसको लेकर राजीव जी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती रहती हैं, ये मांग काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। वीरेंद्र सिंह हैं समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर बात कही थी कि भाई इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए, और अगर शंकाएं उठ रही हैं तो शंकाएं क्यों उठ रही हैं इसको लेकर भी तो कई लोग जो हैं वो इसकी लगातार जो है मांग कर रहे हैं समीर जी। बिल्कुल, चूंकि इस तरह की घटनाएं कई हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में, इसलिए निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं कोई क्या साजिश भी हो सकती है। जो बात अभी कह रहे थे रविदास मेहरोत्रा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अब वही बात समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह चुकी हैं, लालू प्रसाद कई, और यहाँ तक कि खुद एकनाथ शिंदे ने कल ही जांच की मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें ये बातें आनी चाहिए कि कैसे ये दुर्घटना हुई। हालांकि अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दुर्घटना के कारणों का पता लगेगा, लेकिन ये कारण कैसे हुए, तकनीकी खामियां ही रही या फिर कोई और वजह रही। चूंकि अहमदाबाद में भी जब दुर्घटना हुई थी, इतनी बड़ी दुर्घटना, उसमें भी बहुत कुछ स्पष्ट रूप से सामने बातें नहीं आ पाई। वहाँ भी विजय रूपाणी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनकी जान गई थी।
इसके अलावा जनरल विपिन रावत की जान गई थी ये विमान हादसे में ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे संदेह भी पैदा करती हैं, इसीलिए इनकी एक वृहद जांच की मांग की जा रही है कि कैसे आखिर ये दुर्घटना हुई है। सुन लेते हैं बीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। और ये मांग लगातार ये बढ़ती जा रही है। और इधर बीच अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार हो रहा है बारामती में। बहुत सारे लोग वहां पहुंचे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न पहुंचने को लेकर टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने बड़ा सवाल उठा दिया है। हाँ, पर ये साकेत गोखले का सवाल जो समझिए ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर सवाल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठा दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई एनडीए शासित राज्य का एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो दुखद रूप से एयर क्रैश में उसका निधन हो जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जहमत भी नहीं उठा पाते हैं, और इसके बजाय वो संसद के बाहर मीडिया को राजनीतिक भाषण जो है वो देते हैं और इसको जरूरी समझते हैं। और अपने ही सहयोगी के लिए, संसद के लिए, यानी अपने ही सहयोगी जो आपका एनडीए का था आपका, उसके लिए और संसद के लिए भी आपके मन में बिल्कुल सम्मान नहीं। जो संसद के अंदर आप जाके नहीं बोलते, संसद के बाहर आकर आप बोलते हैं, ज्ञान झाड़ते हैं संसद के बाहर। तो ये इसको लेकर काफी गंभीर सवाल जो है वो उठा दिए हैं साकेत गोखले जी बिल्कुल। और वही बात अभी जयराम रमेश भी, उन्होंने भी ट्वीट किया कि आप संसद के बाहर ही बोलते हैं, ना तो सर्वदलीय बैठक में और ना ही संसद के भीतर, यानी जहां विपक्षी नेताओं का आमना सामना होता है। अकेले में आपको जहां बोलना है, जहां कोई सवाल नहीं पूछा जाना है, यानी जो मोनोलॉग करना है, वहां आप जमकर बोलते हैं, खूब बोलते हैं। संसद में भी 1 घंटे 1.5 घंटे तक उनका भाषण चलता है, लेकिन अगर सवाल पूछे जाते हैं तो उनके जवाब नहीं मिलते हैं। खैर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस विमान हादसे को लेकर जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान गई है। उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अजीत पवार जी की इस आकस्मिक दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस घटना को सहन करने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि लगातार कई घटनाएं देखी गई हैं जिसमें वरिष्ठ नेताओं की मृत्यु हवाई या सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। तो जो शंका लोगों के मन में उठ रही है उसका समाधान करना इस सरकार का काम है, और जांच करा करके लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए सरकार को। तो जांच की मांग की जा रही है कि आशंकाएं उठना लाजमी है। बड़े नेता या तो विमान दुर्घटना में मारे जा रहे हैं या सड़क दुर्घटना में बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, तो आखिर क्यों हो रही? हाँ बिल्कुल, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सवाल समीर जी इसको लेकर उठ रहे हैं कि भाई किस तरीके से बड़े नेता जो हैं ये उनकी जान जा रही है। और विजय रूपाणी की जो घटना हुई उसमें तो कई यात्री जो थे, मतलब 200 से ज़्यादा, 241 या 240 के आसपास यात्रियों, क्रू मेंबर मिलाकर जो थे उनकी जान गई, और उसकी जाँच रिपोर्ट अभी तक जो है वो सामने नहीं है। और जो जांच आई भी उस पर सुप्रीम कोर्ट को सख्त फटकार भी लगानी पड़ी कि आपने सब कुछ उठाकर जो है डाल दिया पायलट के ऊपर, और ये किस तरीके की जांच है, सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। तो यानी इसमें भी लीपा पोती जो है, सवाल ये नहीं है कि किसकी दुर्घटना में जान गई और किसका क्या हुआ, सवाल ये है कि इस तरीके की लीपा पोती करके अगर सरकार बचानेगी अधिकारियों को या इन कंपनियों को, तो फिर ये चीज़ें कभी सुधरेंगी नहीं। चूंकि उन्हें सुधार नहीं हो, चूंकि उन्हें लगेगा कि सरकार जो बचाव करने के लिए, अब इंडिगो का जो प्रकरण हुआ समीर जी, उसमें पहले सरकार ने इंडिगो को बचाना चाहा, लेकिन जब वो पानी सिर के ऊपर निकल गया तब फिर आप चले किसी इंडिगो पे अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो आप पहले ही एक्शन क्यों नहीं लेते हैं बचाने की बजाय? अगर जो चीज़ें हैं उसको ठीक किया जाए तो आगे से एक तो इस तरह की चीज़ों पर रोक लगेगी, और दूसरी शंकाएं लोगों के मन में पैदा होती हैं। अब चाहे ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर कह रही हो, चाहे वो सही में उनकी शंका हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन अब जनता के बीच तो एक मसला गया ना, सोशल मीडिया पे चर्चाएं तो शुरू हो गई। तो अगर विजय रूपाणी के मामले में, अहमदाबाद क्रैश के मामले में ही सही तरीके से रिपोर्ट आ जाती, सही तरीके से जांच होती, तो आज इस तरह की चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जांच। बिल्कुल। और जिस सीरीज का, जिस कंपनी का जहाज़ है उसमें उसकी भी, उस कंपनी के जहाज़ की दुर्घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। तो मुख्य चीज़ यही है कि अगर जांच की जाएगी ठीक से तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन लीपापोती करने की कोशिश की जाएगी तो आगे भी उस तरह की घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी, और वही हो रहा है। इसीलिए बार बार इस जांच की मांग की जा रही है। कांग्रेस के सांसद हैं मणिक्कम टैगोर, क्या कुछ कह रहे हैं अजीत पवार के निधन पर, और
जो मनरेगा को लेकर जिस तरह का विपक्ष की जो मांग है उस पर क्या कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। As well and demanded for the Supreme Court investigation. What do you have to say regarding this? It's a huge loss for Mr. Pawar and Pawar family, and we pay our condolences, and our leadership has spoken to them, and we stand in the time of grief with the family. What's going to be the economic survey going to be presented? Tomorrow Parliament will function. The question hour is there. Then the economic survey will be presented. Therefore, we hope that the government allow a discussion in the coming days on fair discussion is allowed. They don't bulldoze things. The culture of this government is to introduce in the last leg of the session some surprising secret bills and bulldoze the parliament. These things. Opposition parties are always ready to cooperate. We always believe that there should be democratic and fair discussion in the parliament. This session also, we hope that they allow that discussion, which we have been demanding for long. तो मनरेगा पर डिस्कशन की अनुमति मिलेगी, हालांकि अभी तक तो अनुमति नहीं मिली है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखा जाएगा। और हालांकि बहुत सारे मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। और इधर जो एक नया प्रकरण आया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से, जो कैंपस में हायर एजुकेशंस के जो कैंपस हैं उनमें एक जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से जो नए रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें पूरे देश में उबाल है। और ये कहा जा रहा है कि वो सवर्णों के विरोध में उस नियमावली को बनाया गया है। उसको लेकर कई याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट किया और आज उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। हमने जी समीर जी, उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। और विष्णु शंकर जैन जो एक अधिवक्ता हैं वो इस समय याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी दलील रख रहे हैं। और उस दलील पर जो है सीजेआई जो है वो क्रॉस क्वेश्चंस उनसे इस समय कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जो है उन्होंने कहना शुरू किया कि सभी नागरिकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये संविधान का मूल आदेश है और सामाजिक सांस्कृतिक भी है। हम रेगुलेशन 3C को चुनौती दे रहे हैं जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है। यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है। भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक है। सामान्य वर्ग के सदस्य जब सेक्शन 3E पहले से ही लागू है तो 3C की क्या ज़रूरत है। इसका उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं है। ये मानना है कि केवल एक वर्ग, विशेष वर्ग ही जाति आधारित भेदभाव का सामना करता है। अबेदा तलवी मामले में इस अदालत के आदेशों का रुख यह नहीं था। इससे और विभाजन पैदा होंगे और मेरे पास कई उदाहरण हैं। सीजीआई ने कहा कि हम केवल संवैधानिकता और वैधता की प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। तो जैन ने कहा कि मैं जाति आधारित भेदभाव की इस परिभाषा पर रोक लगाने की मांग कर रहा हूं। मैं पैराडाइज प्रिंटर्स बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ पैरा 14 पर भरोसा कर रहा हूं। अनुच्छेद 14 के तहत वर्गीकरण समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार और उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि ये सिद्धांत तो बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। फिर जैन ने कहा कि धारा 3C अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। कानून यह मान नहीं सकता कि भेदभाव केवल एक खास वर्ग के खिलाफ होगा। तो सीजीआई ने कहा कि मान लीजिए दक्षिण भारत या उत्तर पूर्व का कोई छात्र उत्तर भारत में एडमिशन लेता है, ऐसे छात्र के खिलाफ कुछ व्यंग्यात्मक अपमानजनक टिप्पणियां की जाती हैं। जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनकी पहचान भी पता नहीं है। क्या यह प्रावधान उस मुद्दे को हल करेगा? जैन ने कहा कि हाँ करेगा। बिल्कुल। तो ये सुनवाई चल रही है और उसमें दलील दे रहे हैं विष्णु शंकर जैन याचिका कर्ताओं की ओर से। और इसके खिलाफ जो यूजीसी ने नए रेगुलेशंस बनाए हैं, कई सारे इस पर जो इसके क्लॉजेज हैं उनको लेकर इस पर आपत्तियां उठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहा यह जा रहा है कि एक वर्ग को, यानी जो फॉरवर्ड क्लास है, सवर्ण वर्ग है, उसको ऐसा पेश किया गया है कि वो जैसे एक सबके खिलाफ अपराध करता है और बाकी अन्य जातियों को पीड़ित के तौर पर, यानी यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को एक कि कैसे बर्ताव होता है उसके लिए एक वर्ग और दूसरे वर्ग को अलग अलग कर दिया गया है, यानी एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग। उसी पर सवाल उठ रहे हैं कि आप ऐसे इस तरह का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें पहले जो नियम था उसमें यह भी था कि अगर ये जो शिकायतें हैं गलत पाई गई तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ उस क्लॉज को भी हटा दिया गया है। हाँ, उस क्लॉज को भी हटा दिया गया है। और इसके पीछे जो और जो शंकाएं व्यक्त की जा रही समझिए, तो यही है कि भाई कि अगर कोई गलत शिकायत करेगा तो आपको उसे मतलब आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और गलत शिकायतों के बहुत सारे मसले आते हैं, जैसे 498 जो दहेज की होती है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, SC/SC एक्ट को लेकर भी तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी टिप्पणियां कर चुका है दहेज वाले मामले को लेकर। तो और कई इस तरीके के मामले आते हैं। तो यह है कि भाई अगर कोई गलत शिकायत कर रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है।
इस पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठी शिकायत अगर कोई करेगा तो उस पर तो कार्रवाई कुछ होनी चाहिए, वरना तो एक हथियार के तरीके से लोग इस्तेमाल इसको करने लग जाएंगे। तो ये चिंताएं जो व्यक्त की जा रही हैं, अच्छा अब चिंताएं जायज़ हैं नाजायज़ हैं हमें मालूम नहीं, चिंता जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन अब इसको लेकर बीजेपी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लग गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के ही सांसद हैं वो इसको लेकर रहे हैं, हाँ अभी बीजेपी में हो, हाँ दावा देता है, हाँ बेचे सांसद हैं, तो वो जो है इसको लेकर जो है अपनी सख्त टिप्पणी कर रहे हैं और उनको भी हम लोग सुन सकते हैं, फिर बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या। जी बिल्कुल, कई बीजेपी नेता इस्तीफा दे रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर ही बहुत बड़े विरोध का सामना कर रही है। सुन लेते हैं पहले ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं। आंदोलन तो जगह जगह हो रहे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, छोटे छोटे समूहों में हो रहा है, जिले स्तर पर हो रहा है, प्रदेश स्तर पर हो रहा है। तो ये व्यापक रूप धारण करे तो इसके पहले सरकार को विचार करना चाहिए। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सरकार विचार तो नहीं कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जरूर पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई। आज सुनवाई शुरू भी हो गई है और क्या कुछ अभी दलीलें दी हैं वहां पर जो इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जो वकील गए हैं विष्णु शंकर जैन, बताया अमलेंदु जी ने। अभी और कुछ क्या चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ अभी समझिए विष्णु शंकर जैन जो है वही अपनी बातें रख रहे हैं और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट में जो वो बहस चल रही है, राजीव जी दूसरी बेंच में चल रही है और इसमें जो है हाँ समीर जी वो बार बार गड़बड़ हो जाता है और ये जो है बार बार जो इसमें जो है ये सवाल जवाब जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। अब सीजीआई जो है वो सवाल कर रहे हैं उनसे, विष्णु शंकर जैन से, और सीजीआई कह रहे हैं कि क्या सोचा जा रहा है। ज़्यादातर राज्यों में विधायिका ने महसूस किया कि समुदाय के अंदर भी कुछ लोग अमीर हैं कुछ गरीब हैं। पंजाब में ऐसी ग्रुप ए में है और ग्रुप बी में है, ग्रुप ए वाले अमीर हैं, ग्रुप बी वाले गरीब हैं। ये सीजीआई की तरफ से पूछा गया है, जैन साहब से कहा गया है। जी बिल्कुल। तो अब जैन साहब यानी विष्णु शंकर जैन जो अपीयर हो रहे हैं याचिकाकर्ताओं की ओर से, इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी देखते हैं। लेकिन ये मामला एक बड़ा मामला है और सबसे ज़्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ज़बरदस्त विरोध हो रहा है इस नए जो रेगुलेशन आया हुआ है और इसमें इसको माना जा रहा है कि ये सवर्णों के खिलाफ है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वही अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है। यूजीसी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जो अलग अलग राज्यों में बहुत सारे शहरों में इसको लेकर जो छात्र हैं और भी लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, बड़ा विवादित भी रहा। उसके बाद उनको कैसे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया। काफ़ी उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने काफ़ी ज्यादती भी की, वो खबरें भी आ रही हैं। हाँ बिल्कुल ये सामने आती हैं और ये इसमें एक और चीज़ आई है, एक और वकील हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि रैगिंग भी एक मुद्दा है। जब मैं फ्रेशर होता हूँ तो मेरा पहनावा या लोग बताएगा कि मैं फ्रेशर हूँ, और अगर मैं विरोध करता हूँ, शिकायत करने की हिम्मत करता हूँ तो मुझे क्रॉस केस का सामना करना पड़ेगा। आरोप जाति आधारित भेदभाव का होगा, जबकि मैं विरोध कर रहा हूँ रैगिंग का। तो सीजीआई ने कहा कि क्या आपकी रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी? तो वकील ने कहा कि उन्होंने तो रैगिंग को परिभाषित भी नहीं किया है, यह फ्रेशर लड़का जेल जाएगा कॉलेज के पहले महीने में ही। इस नियम से रैगिंग की परिभाषा क्यों हटा दी गई? यह सिर्फ जाति के मुद्दे से निपटता है, यह पिछड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी सीनियर और जूनियर्स में बटी हुई है। ये विभाजन है, भेदभाव है, वो कई तरह के हैं, केवल जातिगत भेदभाव वहां पर नहीं है। लेकिन जो रेगुलेशन है वो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए ही बनाया गया है, ऐसा कहना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना है। और ये मतलब कि ये सिर्फ जातिगत भेदभाव की बात है और कि मान लीजिए अगर कोई लड़का जाता है और उसको कोई एससी का सीनियर जो है वो अगर या ओबीसी का कोई सीनियर उसको प्रताड़ित करता है रैगिंग के समय और वो अगर शिकायत करता है तो उसे क्रॉस केस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो सीनियर है वो कहेगा इसने जाति शब्दों का इस्तेमाल किया या जाति आधार पर प्रताड़ित करने की, और वो लड़का सीधे फिर पहली साल में जेल चला जाएगा। तो ये उनकी वकील साहब की तरफ से तर्क आया। और सीजीआई ने कहा कि यहाँ तक कि विधायिका ने महसूस किया है कि आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो अमीर हो गए हैं, कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। यह पॉलिसी बनाने वालों की समझदारी है। मान लीजिए एससी के एक ग्रुप का कोई छात्र दूसरे छात्र के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या इसका कोई उपाय है?
हमने जातिहीन समाज की ओर कुछ भी हासिल किया है, क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? रैगिंग दुर्भाग्य से सबसे बुरी चीज़ है। आप अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो वकील ने कहा कि इस रेगुलेशन को रद्द कर देना चाहिए, हम बेहतर ड्राफ्ट सुझा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो आपत्ति जताई जा रही है कि आप कैसे क्या आप फिर 70 साल 80 साल और सैकड़ों साल पीछे जा रहे हैं, इसके जरिए जातीय भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ेगा कैंपसेस में। और कैंपस में अगर भेदभाव बढ़ रहा है तो वहां पर 17-18 साल के बच्चे पहुंच रहे हैं, उनके भीतर फिर किस तरीके की उनकी जो मानसिकता होगी, उनका जो एक बौद्धिक विकास होगा वो किस तरीके का होगा, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, फिर वो गलत भी निकलती है, फिर भी उसके दिमागी तौर पर उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, उसकी दिमागी तौर पे इस पर क्या असर पड़ेगा। और इसके बाद जो है समीर जी, एक और वकील जो है वो बोले कि रैगिंग